ये तो है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि अगर एक कंसल्टेंट के पास गए हैं, उसके पास काम नहीं हुआ तो वही छोड़ के फिर दूसरे के पास चल, इस तरह बदलते रहते हैं लोग, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपने एक कंसल्टेंट से एप्लीकेशन करवाई है, उसको आपकी पूरी प्रोफाइल पता है, आपका रिफ्यूज़ल आ गया है, उसको पता है अब एलिगेशंस जो लग के आए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमियां थी कि आपके अभी ये एलिगेशंस लगे हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपने रीसबमिशन करवानी है, दोबारा से केस पुट ऑन करना है, तो उसी कंसल्टेंट को ही अपना पूरा जो जो चीज़ें मिस हैं वो आपको गाइड करेगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, ये एलिगेशन लगा है, तो हम इसको इतने टाइम में ये चीज़ें मज़ीद कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने एप्लीकेशन करवाई, अगर सपोज़ का रिफ्यूज़ल आ गया है तो मैं इसको दोनों चीज़ें सामने रखते हुए ही गाइड करूँगी। अगर वही बंदा मुझे छोड़ के किसी दूसरे बंदे के पास जाएगा, वो फिर से अपनी वही प्रोफाइल उसको देगा जो उसने मुझे स्टार्ट में दी हुई थी। अब उसको नहीं पता कि मैंने इसमें मज़ीद चीज़ें कहाँ कहाँ पे क्लियर करवानी है, कमियाँ कहाँ पे हैं। तो बजाय इसके कि आप हर दूसरे दिन अपना कंसल्टेंट चेंज करें, नई नई बातें सुने। अब एक बंदे से अगर रिफ्यूज़ल आ गया, दूसरे कंसल्टेंट ने कहना ही कहना है उसने ये गलती कर दी है, मेरे पास ले हैं, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, रिफ्यूज़ल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। रिफ्यूज़ल आ गया, उसको क्लियर करके फिर पहले कंसल्टेंट से ही कंसल्टेशन दोबारा लें। यानी कि ये मतलब आपने एक ही कश्ती पे पाँव रखना है। अच्छा, यहाँ एक और बात भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूएसए का ओवरऑल जो एक कंसल्टेंट की जो फ़ीस होती है वो मिला के, वीज़ा फ़ीस मिला के टोटल कितना खर्चा है जिसने यूएसए जाना है? यूएस से जाने के लिए एक बंदा एम्बेसी फ़ी पे करेगा, वो है 185 यूएस डॉलर्स है। वो पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 55,500 बनते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट है वही एज इट इज़ आपने अलाइड बैंक में जमा करवानी है। बाकी मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम अपनी कंसल्टेशन चार्ज कर रहे हैं, सिंगल पर्सन से सिर्फ 1 लाख चार्ज करते हैं। उसमें उसको ओवरऑल सारी सर्विसेज देते हैं, सारी बुकिंग्स, कवर लेटर, फॉर्म फिलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, प्लस उसके अपॉइंटमेंट की कॉस्ट आ जाती है। तकरीबन 2.5 लाख में आप वीज़ा ले सकते हैं? इससे भी कम कॉस्ट पड़ जाएगी। तकरीबन जी, मैंने ये तकरीबन बहुत दो से ज़्यादा ही आपने बता दिया। तकरीबन हम कह सकते हैं 180 के करीब टोटल एक्सपेंस आ जाए। 180 के करीब, यानी कि 2 लाख के अंदर अंदर। लोग तो 35-40 डंकी के लिए 35-30-35 लाख रुपए खर्चा आता है मैडम, और यहाँ सिर्फ आप कह रही हैं कि 180 में, 180K में आप यूएसए जा सकते हैं, और डंकी में 25-25 30-30 लाख, ऊपर से आपकी जान की हिफाजत भी नहीं है उसमें भी। तो आप कुछ कहना चाहिए डंकी के हवाले से कि जो इतने पैसे उधर लगाते हैं, अगर वो सीधा रास्ते में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, डंके लगाने वालों से यही कह सकती हूँ मैं कि आपने वहाँ पे अपनी जान का रिस्क भी लेना है, पैसे का रिस्क भी लेना है। आपको नहीं पता ही मैं 35-40 लाख पे करके भी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि या नहीं। और बजाय इसके कि आप इस रिस्क की तरफ आएँ, ये थोड़े से पैसे 1.5 लाख 2 लाख कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है जिसमें आपकी जान को कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप एक लीगल वे में लीगल प्रोसेस सारा लेके उसको चल रहे हैं। तो 2 लाख का रिस्क लेना मेरे ख्याल से जान के और पैसे के रिस्क से बहुत बेहतर है। बिल्कुल कि जिसमें 35 लाख लिया गया, एक बंदे ने लिया है, वो इनिशियल आपका प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए भी कम से कम आपसे 10-15 लाख लेगा। बाकी उसने तो अमाउंट अपनी ले ही लेनी है, आप वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँचे या ना पहुँचे। अच्छा, वर्क वीज़े के हवाले से यूएसए में क्या सख्तियां हैं, ओवरऑल क्या आपकी नज़र कहती है? देखिए, अगर हम डायरेक्ट यूएसए के वर्क की बात करेंगे, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हमारे पास अच्छा जो है वो मतलब कि बैकग्राउंड नहीं है अपनी स्टडीज़ के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हम बैठे हों यहाँ पे और हम चाहें कि हमें यूएसए वर्क के लिए ऑफ़र देता रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जगह जगह पर लोग बैठे हुए हैं वर्क परमिट लेके 5 साल का, 10 साल का, 2.5 साल का, 25 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 50 लाख। वर्क परमिट का मार्केट रेट जो यूएसए का चल रहा है मेरे ख्याल से 75 लाख टू 95 लाख तक चल रहा है। तो एक बंदा इसके पास अगर 75 लाख या 95 लाख 1 करोड़ तक की अमाउंट हो, तो वो पाकिस्तान में अपना अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकता है जितना उसने वहाँ पे जाके अर्न करना है। तो बेहतर यही होता है। खूबसूरत बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है। तो बेहतर मुझे ये लगता है कि ये वाकई जो लगा रहा होता है वो सोच नहीं रहा होता, वो सोचता है कि मैं 1 करोड़ रुपया लगा के जाऊंगा वहाँ, मैंने बड़े कमाने हैं। वही 1 करोड़ में आप पाकिस्तान में अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बजाय इसके कि आप इतना एक्सपेंस बेयर करें, क्योंकि वर्क परमिट वाले भी जो हैं वो आपको अगर वर्क परमिट इशू करके देते भी हैं
तो आप मुझे एक थोड़ा सा खुद इस चीज़ को सोचें, हर क्लाइंट को खुद सोचना चाहिए कि क्या पूरा साल ही उनको इतने वर्कर चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान से क्यों चाहिए। बाकी दूसरे मुल्क भी हैं, इंडिया है, बाकी दूसरे मुल्कों से भी इंडियन जो है हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और उनको मौका भी दिया जाता है। तो सिर्फ इसलिए कि देखिए वहाँ पे ना जो कनाडा है, अमेरिका है, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है और ट्रक ड्राइवर्स की जो ड्यूटी होती है वो बहुत सख्त है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पूरे 48 घंटे भी काम करना पड़ता है। और पाकिस्तानी कभी भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। इतनी मेहनत कर सकते हो तो यहाँ पे कुछ कर लें बैठ के। लेकिन हमें ये होता है कि हम आराम परस्त भी और हम सोचें कि हमें अर्निंग भी आती रहे और हम आराम भी पूरा करें, तो इस तरीके से नहीं होता है। तो हमें ये होता है कि जी पूरा साल आ रहे हैं, वर्कर आ रहे हैं, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से वहाँ पे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट में फ़ेक वर्क परमिट चल रहे हैं, फेक कॉपीज़, 1 से 2 ओरिजिनल होंगे, बाकी पूरा साल जो कंसल्टेंट एजेंट्स ला रहे होते हैं वो उनकी कॉपीज़ ही चल रही होती हैं। समटाइम फिर कहा जा रहा होता है कि वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, अपॉइंटमेंट के लिए बैठे रहें, एक पूरा साल बैठे रहें। जब आपका वर्क परमिट ही फेक है, आपने आगे एम्बेसी को रिप्रेजेंट कर दिया, अपने डॉक्यूमेंटेशन में अपनी फाइल में उनको सबमिट कर दिया है, ऑथेंटिक होगा तो आपको ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट भी मिलेगी, आपको चांस भी मिलेगा। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। और फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये तो लाजमी हो चुका है यूएसए के हवाले से। और उन्होंने बता भी दिया कि लेकिन कई लोग होते हैं उन्होंने अमेज़ोन का काम किया होता है, अब उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर अमेरिका से करवाई होती है, उनके लिए आसानी होती है कहीं वीज़े की? देखिए अगर आपने तो बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, अब देखिए कोई बंदा उसने पाकिस्तान में बैठ के रजिस्टर्ड करवाया हुआ, तो डायरेक्ट जो कंपनी वहाँ पे बैठी डील कर रही है ना, जिसमें आपने खुद की रजिस्ट्रेशन दी है, वहाँ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए कि आपको वहाँ से एक ऑफ़र लेटर आना चाहिए कि इस बंदे की यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, ये इसकी बिहाफ पे ही वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहा है। वो एक स्पॉन्सर टाइप हो जाता है। फिर स्पॉन्सर में वहाँ पे नोटराइज स्टैम्प्स होती हैं। जब आपका एक ऑथेंटिक लेटर आ गया ना, उसकी बेस पे हम अप्लाई करते हैं, लेकिन वो भी एक प्रोसेस है कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट कुछ भी आ जाए, आपको एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है कि आपने वो पेपर अपना एम्बेसी को देना है, एम्बेसी की समझ में आएगा तो आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे, वरना उसमें भी रिफ्यूज़ल आ सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, बस ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी आप कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बताएं कि ये भी विजिट वीज़ा ही है आपका, या इसमें स्टडी वीज़ा भी आ जाता है, वर्क वीज़ा भी आ जाता है? हम सिर्फ विज़िट वीज़ाज़ को डील करें कि हमारी स्पेशलिटी जो है वो एक ही काम को अभी लेके चल रहे हैं हम। फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं तो डिफरेंट क्लाइंट आ जाते हैं, वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा समझ लें कि ख़राब हो जाती हैं, हम प्रॉपर एक भी सर्विस उनको नहीं दे पा रहे होते। जो ऑस्ट्रेलिया चला गया वो वहाँ से भाग गया, फिर ऑस्ट्रेलिया की अभी वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छी जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी उनकी तरफ से है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का पहले 3 मंथ का विज़िट वीज़ा लगता था। अच्छा। अभी विज़िट वीज़ा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया हुआ, अभी ये 6 मंथ पे और 1 ईयर पे चला गया। बड़ी बात है कि अभी जैसे कि पहले सिर्फ 3 मंथ का था, अभी 1 ईयर का वीज़ा मिल रहा है और वो 3 मंथ की मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ मिल रहा है। बड़ी बात है। क्या क्या उसका क्या प्रोसीजर है? ऑस्ट्रेलिया अगर कोई वीज़ा लेना चाहता है तो किस किस शहर के अंदर वो जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया में बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बिजनेसमैन, अब जैसे कि बिजनेसमैन क्या चाह रहे होते हैं, हम कनाडा में इन्वेस्टमेंट कर लें, यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर लें, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा इस टाइम पे ऑप्शन चल रहा है कि वो वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, ख़ुद को वहाँ पे के पैनल पे रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, ना कोई इंटरव्यू है जिसमें आपको लैंग्वेज बैरियर रहे, सिर्फ आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, या किसी कंसल्टेंट से आप डिस्कस कर लें, अपनी प्रोफाइल चेक करवा के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। ऑनलाइन इसका सारा प्रोसेस है, एम्बेसी को पोर्टल पे शेयर करें, अपने बायोमेट्रिक करवाएं, उसके बाद एम्बेसी 20-25 डेज़ में आपको रिस्पॉन्स कर रही है, 25 दिन के अंदर। और अभी सबसे बड़ी बात जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, इसके ना पिछले 3-4 सालों में वीज़ा रेशो बहुत ख़राब रही है